हेलो फ्रेंड्स, तो हमने 450 तक कल पढ़ लिए थे। SK 1 to 17 सेक्शन 3 था। ठीक है, फिल्टर MCQs 12 to 15। तो वही अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद SK 17 भी जो 17 वाला पार्ट था अगस्त 22 का, वो किया था। तो 23 वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर पढ़ेंगे, पहले ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन फ्रॉम सब्सटेंशिया निग्रा पार्स कम्पैक्टा टू आर्टरी टू स्ट्राइटम। तो पार्स कम्पैक्टा से ये जाते हैं स्ट्राइटम के पास। ठीक है, स्ट्राइटम वही है जो मतलब कार्पस स्ट्राइटम होता है, ग्लोबस प्लैटस वगैरह होता है ना, तो उसके पास डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जा रहे होते हैं। ठीक है, यही न्यूरॉन जब डैमेज होते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन सब्सटेंशिया निग्रा से जो जा रहे होते हैं स्ट्राइटम के पास, है ना, तो उसकी वजह से फिर क्या हो रहा था, पार्किंसन डिजीज़। फिर ऐसी साइक्लिक AMP रिक्वायर्स व्हाट फॉर एक्टिवेशन। साइक्लिक AMP क्या है, रिसेप्टर की ज़रूरत होती है। रिसेप्टर पे पहले क्या है, हार्मोन आके अटैच होगा, फिर वो क्या करेगा, इन सेल के इनसाइड क्या है, साइक्लिक AMP प्रोड्यूस करवाएगा, जो कि एक सेकंड मैसेंजर है। रिगार्डिंग स्मूथ मसल विच इज़ ट्रू है स्लो एंड सस्टेन कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, स्मूथ मसल का जो कि GIT वगैरह में होते हैं ना, स्लो होता है और सस्टेन्ड होता है ना, क्योंकि इन्होंने डाइजेशन करना होता है ना। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ पोर्टल ट्रायड दैट स्पिल्स इनटू एडजेसेंट लाइप्यूल्स बैंड्स ऑफ इन्फ्लेमेशन एक्सटेंडिंग बिटवीन पोर्टल एरियाज एंड टर्मिनल हेपेटिक वेन्स है। ठीक है, विद द फोकाई ऑफ लिवर नेक्रोसिस। डायग्नोसिस क्या होगा, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस है। ठीक है, देखें, इन्फ्लेमेशन हुआ है पोर्टल ट्रायड की, जो कि स्पिल हो रहा है कहाँ पे, एडजेसेंट लाइब्यूल्स पे, और बैंड्स ऑफ इन्फ्लेमेशन भी हैं जो कि बिटवीन पोर्टल एरियाज एक्सटेंड हो रहे हैं, और टर्मिनल हेपेटिक या सेंट्रल वेन के साथ विथ फोकाई ऑफ लिवर नेक्रोसिस भी हो रही है साथ में ना। तो ये क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस है। रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस वुड रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग है, हाइपरकलीमिया। कौन सा, टाइप 4 हाइपरकलीमिया काज करता है ना। बाकी जो टाइप 1 और 2 था उसमें तो नॉर्मल था ना। तो और इंक्रीज कंसनट्रेटेड यूरिन, हाँ ये भी कर सकता है, लेकिन क्या है, हाइपरकलीमिया ज़्यादा होता है, लेकिन टाइप 4 में होता है। ये क्वेश्चन इसने पूरा नहीं दिया हुआ। उसके बाद देखिए, हाइपरकलीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया कॉमन है, लेकिन टाइप 4 में कॉमन है। ठीक है, और एंड प्रोनाउंस फाइंडिंग इन रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। यूरिनरी सोडियम आल्सो हाई इंडिकेट कंसनट्रेटेड यूरिन है। ठीक है, पेशेंट हैज़ एटेक्सिया व्हेन आस्क्ड टू वॉक है विद क्लोज आइज। अच्छा, क्लोज आइज के साथ वो स्वे कर रहा है बैक एंड फोर्थ। ठीक है, जब आइज क्लोज कर दें तो आगे या पीछे की तरफ गिर रहा होगा, तो ये हमारे पास डॉर्सल कॉलम है। लेकिन अगर ओपन आई के साथ भी वो गिर रहा हो, ठीक है, बैलेंस मेंटेन ना करा, तो वो सेरिबेलम है। ठीक है, फॉल ऑन क्लोज आइज, इसको डॉर्सल कॉलम मतलब डैमेज है, और फॉल ऑन ओपन आई सेरिबेलम। और क्लोज आई पे जब फॉल होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, पॉजिटिव रोमबर्ग साइन उसको कहते हैं। ठीक है, वो डॉर्सल कॉलम में हो रहा है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डेड स्पेस। जो डेड स्पेस होता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है ना, जो कि नेजल कैविटी में होता है या फिर ब्रोंका या ट्रेकिया में, यहाँ पर जो एयर होता है वो जो है एक्सचेंज नहीं होता, ब्लड के अंदर नहीं जाता ना, तो उसको हम कह रहे हैं डेड स्पेस। ठीक है, उस एयर को, तो उसका काम क्या होता है, कंडीशनिंग ऑफ एयर होता है। जैसे हमारे पास नेजल कैविटी में जो होता है ना डेड स्पेस, तो वो एरिया और एयर वो क्या करता है, वो एयर को कंडीशनड करता है। ठीक है, मतलब नेजल कैविटी और ब्रोंकाई और ट्रेकिया वगैरह जो है ना, इसका जो सारा एरिया है इसको हम डेड स्पेस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एयर होता है वो क्या है, एक्सचेंज नहीं होता ब्लड के साथ, है ना। वो तो सिर्फ अलवेलाई में जो एयर जाएगा वो एक्सचेंज होगा ना। तो जिस एरिया में एयर एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना, जिस रिस्पायरेटरी ट्रैक का वो पार्ट जिसमें एयर एक्सचेंज नहीं होता, उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। तो आप देखें, जैसे हमारे पास नेजल कैविटी है, वो क्या, उसका काम क्या है, कंडीशनिंग ऑफ एयर है। एयर को क्या करता है, वार्म करता है, मॉइस्ट करता है, तो ये कंडीशनिंग इसको कहते हैं। RBC इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है कॉन्टेनिंग यूरिया, व्हाट विल बी द रिजल्ट है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब भी हम लोग RBC को रखते हैं, तो जाहिर सी बात है, मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है उस सॉल्यूशन में, तो RBC से क्या है, वाटर निकलेगा, क्योंकि वाटर हमेशा सॉल्यूट की तरफ जाता है। तो सॉल्यूशन RBC से वाटर निकलेगा, सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, तो फिर RBC क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। लेकिन फिर क्या है, यूरिया भी प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें सॉल्यूशन में, तो यूरिया आपको पता है वो फिर हमारे पास फ्रीली इंटर हो सकता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से, तो फिर यूरिया इंटर होगा सेल के अंदर सारा। जब यूरिया सारा RBC में इंटर होगा, तो यूरिया भी एक सॉल्यूट है, वो फिर वाटर को अपने साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सेल के अंदर लाएगा, तो सेल फिर स्वेल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाएगा, तो आखिर में फिर क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी ना। जब बहुत स्वेलिंग होगी तो ब्रेक डाउन ऑफ RBC हो जाएगा। तो विच टेस्ट इज डायग्नोस्टिक फॉर परनीशियस एनीमिया। एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी हम लोग रखते हैं, क्योंकि परनीशियस एनीमिया में इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होते हैं। और डायग्नोसिस ऑफ गोनोकोकस इज इजिली मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्राम स्टेन के जरिए, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना।
और पोस्ट MI डेथ है ऑन 4th डे, ठीक है, MI हुआ है 4th डे पे डेथ हुई है। फाइंडिंग ऑन बायोप्सी ऑफ लेफ्ट मायोकार्डियम विल बी क्या होगा, नेक्रोसिस होगी, न्यूट्रोफिल्स होंगे और मैक्रोफेजेस, जाहिर सी बात है। तो नेक्रोसिस तो है, MI हुआ है ना, न्यूट्रोफिल्स होंगे और साथ में मैक्रोफेजेस, 4th डे है ना। अब देखें, इसमें देखें, अब 4th डे है ना, अगर होता फर्स्ट या सेकंड डे तो सिर्फ न्यूट्रोफिल नेक्रोसिस होता, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड डे पे या एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले न्यूट्रोफिल आते हैं, बाद में फिर मैक्रोफेजेस आते हैं 3rd या 4th डे पे, है ना। 4th डे इस वजह से मैक्रोफेजेस भी हैं। 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड है विद हिस्ट्री ऑफ एरोटिक एनेरिज्म एंड सडन चेस्ट पेन ड्यू टू, अब 10 ईयर का बच्चा है, ठीक है, उसमें क्या है, चेस्ट पेन हो रहा है, सडन चेस्ट पेन, और एरोटिक एनेरिज्म का भी हिस्ट्री है। तो ये हमारे पास कावासाकी डिजीज़ है, जो कि एक मीडियम साइज वेसल की वस्कुलाइटिस है, कॉर्नरी आर्टरीज में वस्कुलाइटिस होगा, जिसकी वजह से फिर थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, जो कि फिर हमारे पास MI या एंजाइना काज करेगा, देखें सडन चेस्ट पेन हो रहा है। तो ये कावासाकी डिजीज़ है। चाइल्ड विद जनरलाइज एडिमा है, यूरिन एग्जामिनेशन में प्रोटीन यूरिया 2+ है, देयर इज GBM थिकनिंग है, व्हाट टाइप ऑफ डिपॉजिट विल बी सीन है, तो सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, ये मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है। GBM की थिकनिंग इसी में होती है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, और सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स होते हैं। फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस हैज ब्रांचेस दैट सप्लाई द एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द आर्म है, एक्सटेंसर मसल मतलब रेडियल नर्व की बात कर रहा है, तो ये पोस्टीरियर कार्ड का ब्रांच है, आपको पता है। अच्छा, अब विडोअर इज लिविंग एलॉन एंड नाउ प्रेजेंटेड विद डिप्रेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, शी आल्सो हैज टेकिकार्डिया, कन्वर्जन, हाइपर रिफ्लेक्सिया भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली काज ऑफ हर कंडीशन है, TCA ओवरडोज उसने लिया, डिप्रेशन था तो एंटी डिप्रेसेंट उसने बहुत ज़्यादा ले लिया, TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है ना, उसकी वजह से उसको मेंटल कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी हो रहा है, टेकिकार्डिया है और कन्वर्जन हो रही है, हाइपर रिफ्लेक्सिया वगैरह हो रहा है। उसके बाद विच नर्व रन्स एलॉन्ग द रेडियल आर्टरी इन 4 आर्म में, तो वो है सुपरफिशियल रेडियल नर्व, रेडियल आर्टरी के साथ 4 आर्म में। अच्छा, ये सारा हमारे पास ये आप पढ़ लेना। डीप टर्मिनल ब्रांच क्या है, पोस्टीरियर इंटराशियस है, उसको वो इंटर होता है बैक ऑफ द 4 आर्म पे बाय पासिंग थ्रू सुपिनेटर मसल है, और सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच क्या है, रेडियल नर्व क्लोजली रिलेटेड टू रेडियल आर्टरी ओनली इन द मिडल 1/3 ऑफ द 4 आर्म, ठीक है, और अपर 1/3 में इट इज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द आर्टरी है, एंड इन द लोअर 1/3 इट पासिस बैकवर्ड अंडर द टेंडन ऑफ ब्राchioradialis। ब्रॉडमैन एरिया 3 to 1 ये मोटर कार्टेक्स है ना, तो ये क्या है, रिसीव ऑल सोमेटोसेंसरी, सॉरी ये मोटर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, सेंसरी कार्टेक्स है, और जो ब्रॉडमैन एरिया 4 होता है ना, वो फिर हमारे पास मोटर है, तो ये तमाम सोमेटोसेंसरी सेंसेशन 3 to 1 के पास आते हैं। 45 ईयर ओल्ड मेल है विद मास्क लाइक फेसिस हैं, रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, दिस इज ड्यू टू लेजन, वही पार्किंसन डिजीज है ना, क्या है उसको, मास्क लाइक फेसिस है, रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया नहीं हुआ ना, तो इन्होंने क्वाड्रेट लगाया हुआ है, लेकिन ये वैसे है वही, ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा, वो क्योंकि क्वाड्रेट में क्या होता था, कोरिया होता था, रेस्टिंग ट्रेमर्स नहीं होते थे, तो ये क्वेश्चन इन्होंने इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अच्छा, ग्रेनुलोमेटस लेजन है इन ब्लैडर आफ्टर फ्यू एज प्रोग्रेस टू कार्सिनोमा, दिस इज काज्ड बाय शेस्टोसोमा, ठीक है, शेस्टोसोमियासिस डिजीज़ का नाम है, लेकिन जो हमारे पास वो पैथोजन है शेस्टोसोमा हीमाटोम्बियम उसका नाम है, ठीक है, तो ये स्पेशली हमारे पास होता है जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमारे पास होता है, ठीक है, तो ये ब्लैडर कार्सिनोमा काज करता है। दो बोथ TB एंड शेस्टोसोमियासिस कैन काज ग्रेनुलोमेटस लेजन है, शेस्टोसोमियासिस क्या है, नोटोरियस है, फास्कोमेस्टल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिव हाउ मच टोटल नंबर ऑफ ATP है, ठीक है, 38 ATP बनाता है, टोटल ATP 38 है। एरोबिक मेटाबॉलिज्म में 1 ग्लूकोज मालिक्यूल वाया, अगर मैं लेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू जाएगा ग्लूकोज मालिक्यूल ना, फिर 32 ATP बनाएगा, लेकिन एरोबिक मेटाबॉलिज्म में ऑफ 1 ग्लूकोज मालिक्यूल अगर वो जाएगा ग्लाइसरॉल 3 फास्फेट शटल के जरिए तो 30 ATP बनाएगा, और इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस 2 ATP बनाता है और आर्सेनिक पॉइजनिंग काज करेगा ग्लाइकोलाइसिस को, टू गिव 0 नेट ATP है, ठीक है, वो स्टॉप कर देगा, एंजाइम्स को इनहिबिट करता है आर्सेनिक पॉइजनिंग। और जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है ना, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस है और उसके बाद हमारे पास पायरुवेट कन्वर्जन होती है एसिटाइल कोए में, ठीक है, उसके बाद फिर वो एसिटाइल कोए में क्रेब साइकिल का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो उस प्रोसेस में टोटल कितने बनते हैं, नेट अमाउंट 38 होते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ बोन्स टू द मिडल एयर है, ऑफ द मिडल एयर इज, तो वो है एम्पलीफाई द साउंड स्टिमुलस। हाँ, मिडल एयर के जो बोन्स हैं हमारे पास, वो जो 3 बोन्स हैं, स्टेपीज हैं, कस मैलस हैं, वो क्या करते हैं, वो एम्पलीफाई करते हैं साउंड वेव्स को। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एनाटॉमिकल नोसोकोमियल नमूनिया जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड, उसका मोस्ट कॉमन काज क्या है, स्टेप ओरियस है।
उसके बाद द बेस्ट वे टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद पेशेंट क्या है, जाहिर सी बात है उसका नेम एज एड्रेस पूछेंगे, इसने अभी ये लिखा है लेकिन यही बेस्ट है। उसके बाद थैलेसीमिक चाइल्ड है अच्छा, थैलेसीमिक चाइल्ड टुक अपॉइंटमेंट फ्रॉम डेंटिस्ट है फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन बट 2 days बिफोर द ही डेवलप्ड डीप जॉन्डिस है, डार्क यूरिन है, एचबी उसका 4.9। अब देखिए थैलेसीमिक चाइल्ड है उसमें हम अचानक से उसका एचबी कम हो गया, तो ये क्या है, हीमोलाइटिक क्राइसिस है। एमसीवी भी 56 हो गया, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली है, तो ये हीमोलाइटिक क्राइसिस है। अच्छा, जो हेरिडिटी स्पीरोसाइटोसिस वाले पेशेंट होते हैं उनमें एक क्राइसिस होती है, उसको कहते हैं एप्लास्टिक क्राइसिस। वो फिर कौन काज कर रहा होता है, वो फिर पार्वोवायरस काज कर रहा होता है, उसमें फिर बोन मैरो के अंदर फैटी मैरो मिलेगा, हाइपोसेलुलर बोन मैरो होता है, उसमें फिर सारे आरबीसी के अलावा बाकी भी डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पेन साइटोपेनिया हो जाता है ना। फीमेल 17 ईयर ओल्ड है विद प्राइमरी एमेनोरिया है, एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, ऑन एग्जामिनेशन वेल डेवलप्ड नॉर्मल ब्रेस्ट है एंड ब्लाइंड वेजिना, अल्ट्रासाउंड कंफर्म अब्सेंस ऑफ यूट्रस है, मोस्ट लाइकली कैरोटाइप क्या है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, 46XY है, नहीं क्लाइनफिल्टर नहीं है, ये है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम या जैसे हम कह रहे थे कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, ये वही है 46XY। 46XY क्यों है, क्योंकि उसमें देखें वो यूट्रस एब्सेंट है ना, एमेनोरिया भी एब्सेंट है, एमेनोरिया एब्सेंट है इसका मतलब वो हमारे पास बॉय की तरह लग रहा है, लेकिन क्या है साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी एब्सेंट है और ब्लाइंड वजाना है और यूट्रस भी एब्सेंट है, तो ये लग उसी तरह है, लेकिन क्या है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, इसमें एंड्रोजन क्या है सेंसिटिव नहीं है, इस वजह से उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना वो ठीक से नहीं बने, ठीक है, तो वजाना भी नहीं है वो भी नहीं है, ठीक है, ब्लाइंड वजाना है। बर्नर ग्लैंड्स किस में होते हैं, ड्यूडेनम में होते हैं, और अबवाई फेल फ्रॉम हाइट है, कंप्रेशन ऑफ द सोल ऑफ द फुट हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सा हमारे पास कंप्रेस होगा, एंटीरियर आर्च ऑफ द फुट है, ठीक है, हाइट से जब गिरेगा ना, जब फुट सोल ऑफ द फुट लगेगा तो उसमें एंटीरियर आर्च ऑफ द फुट वो कंप्रेस होता है। अच्छा, पेशेंट हैज़ पोलिप ऑन नेजल म्यूकोजा, ऑन एग्जामिनेशन पोलिप्स वाज कवर्ड विद रेडनेस, ऑन हिस्टोलॉजी व्हाट विल बी सीन, तो क्या होगा, इजोनोफिलिया होगा, ये है रेनाटस है ना, रेनाटस में हमारे पास साइनोसाइटस है, एलर्जिक साइनोसाइटस भी कह सकते हैं, क्रोनिक साइनोसाइटस, ठीक है, तो पोलिप्स उसमें बन रहे, पोलिप्स में हमारे पास फिर क्या होते हैं, वही इजोनोफिलिया होता है, इजोनोफिल्स होते हैं। ECF इज़ डिफरेंट फ्रॉम ICF इन इनऑर्गेनिक आयंस में, देखें ECF का वॉल्यूम लार्ज नहीं होता, ICF का लार्ज होता है, pH भी हमारे पास ICF का ज़्यादा होता है, लो होता है, लो सोडियम पोटाशियम रेशो भी नहीं होता ECF में, ठीक है, सोडियम ज़्यादा होता है ECF में और पोटाशियम कम होता है, तो सोडियम पोटाशियम रेशो ECF में ज़्यादा होना चाहिए। इनऑर्गेनिक आयंस की बात अगर करें तो वो भी हमारे पास ECF में कम होते हैं, और पोटाशियम हाई पोटाशियम वो भी ICF में होता है, तो इनऑर्गेनिक आयंस के साथ इसने हाई या लो नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये कह रहा है कि ECF में इनऑर्गेनिक आयंस नहीं होते इतने, ICF में ज़्यादा होते हैं, जैसे हमारे पास क्या है फास्फेट वगैरह है, इस वजह से ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है, सेल का अंदर नेगेटिव होता है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90, तो नेगेटिव प्रोटीन्स और इनऑर्गेनिक आयंस की वजह से। लिगामेंट इंजर्ड ऑन हाइपरफ्लेक्शन ऑफ नेक, हाइपरफ्लेक्शन अगर आप इस तरह हाइपरफ्लेक्शन करेंगे नेक की तो कौन सा लिगामेंटम न्यूकी डैमेज होगा, और हाइपर एक्सटेंशन पे क्या होगा, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट डैमेज होगा, ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन पे, हाइपरफ्लेक्शन पे लिगामेंटम न्यूकी है और हाइपर एक्सटेंशन पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल ये है। कभी कभार ये लिगामेंटम न्यूकी नहीं दिया होता तो फिर आप क्या कहेंगे, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट आपको आप टिक करेंगे, ठीक है, हाइपरफ्लेक्शन। सोडियम बाइल एसिड ट्रांसपोर्टर इज प्रेजेंट, तो वो क्या है, इलियम है, अच्छा वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रोन टू इस्कीमिया, कौन सा आर्गन, न्यूरॉन सबसे ज़्यादा प्रोन है, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल है, रिकॉर्डिंग, अच्छा रिकॉर्डिंग मॉनिटर विल शो वी वेव ऑफ आर्टेरियल प्रेशर अकरिंग इन, तो वी वेव जो होता है, ठीक है, वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज के दौरान होता है, वी वेव किसमें, जेवीपी के ऊपर दिखाई देता है ना, तो ये फीलिंग वो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन को शो कर रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन रिसेप्टर ऑन फिंगर टिप है इन्वॉल्व, तो वो कौन से होते हैं, फ्री नर्व, पेन रिसेप्टर हमेशा फ्री नर्व एंडिंग होते हैं, ठीक है, फिंगर टिप्स वगैरह पे। एसिमेट्रिक एजिंग मैन हैज़ कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका 200 है, क्रिएटिनिन 0.8 है, BUN 20 है, प्रोटीन यूरिया उसमें हो रहा है 30 मिलीग्राम पर DL है, मतलब 1 लीटर में 300 ml है, ग्लूकोज यूरिया भी उसमें हो रहा है +2 है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज उसका 88 है, एंड हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन है और ग्लूकोज यूरिया उसमें हो रहा है, प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है, तो ये कह रहा है हाइपरटेंशन, काज ऑफ दिस हाइपरटेंशन, इसमें क्या है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, ठीक है,
उसी की वजह से उसको हो रहा है क्या, हाइपरटेंशन हो रहा है, उसी की वजह से इसको ग्लूकोज यूरिया और प्रोटीन यूरिया हो रहा है, क्योंकि इसको डायबिटीज़ नहीं है। डायबिटीज़ अगर होता तो उसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इतना कम नहीं आता। अ लेडी हैज़ रिंग लाइक लीजन है, रैशेज ऑन फोर आर्म है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल है। तो ये डियर्टिक में रिंग लाइक लीजन होते हैं, ठीक है, फोर आर्म पे। अच्छा, विच स्ट्रक्चर इज इंजर्ड बिहाइंड द स्टर्नम है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होता है ना बिहाइंड द स्टर्नम। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स इन चाइल्ड बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर कौन सा होता है, PCR होता है। कार्सिनोमा ऑफ स्किन ऑफ ग्लैंड्स पिनस विल स्प्रेड थ्रू इंटरनल एरिया नोट के थ्रू होता है। इन विच लेयर ऑफ ओरल म्यूकोजा आर स्मॉल स्लाइडिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो सब म्यूकोजा में होते हैं, ठीक है। विच इज जैसे हमारे पास स्टमक में भी सब म्यूकोजा में ग्लैंड्स होते हैं ना, तो यहाँ पर भी इसी तरह माइनर स्लाइडिंग ग्लैंड सब म्यूकोजा में होते हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर AV नोडल डिले, तो वो है स्लो फिलिंग। स्लो फिलिंग हो रही होती है, ठीक है, किसकी, वेंट्रिकल की, तो उसकी वजह से AV नोडल डिले होता है। उसके बाद डायबिटिक नेफ्रोपैथी अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग है, आर्ट्रियोल को अफेक्ट करता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। रेटिनोपैथी जो है आर्ट्रियोल को, किसकी, आई की, आर्ट्रियोल्स को। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया आर अबंडेंट इन द एपिकल एंड ऑफ विच ऑफ दीज है, सिलेटेड सेल में, क्योंकि सिलेटेड सेल ने क्या करना होता है, मूवमेंट्स करने होते हैं। मूवमेंट्स के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी का मतलब ATP रिक्वायर्ड है। ATP को कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन सेल्स को क्योंकि ज़्यादा एनर्जी और ATP रिक्वायर होता है, इस वजह से इन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, ठीक है, सिलेटेड सेल में। सेरिबेलर नियोप्लाज्म, सेरिबेलर नियोप्लाज्म की स्टिक क्या है, एटेक्सिया होता है, ठीक है, आप लोगों को पता है। सेरिबेलर लीजन में एटेक्सिया होता है। विबिंस्की साइन इज ड्यू टू डैमेज टू, ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में विबिंस्की साइन होता है। तो अपर मोटर न्यूरॉन कहाँ से आ रहे होते हैं, कार्टेक्स से आ रहे होते हैं, स्पाइनल कार्ड तक जाते हैं, उनको कहते हैं कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक। उसमें हमारे पास वो दो तरह के होते हैं, एक पिरामिडल ट्रैक होते हैं, एक एक्स्ट्रा पिरामिडल। तो ज़्यादातर जो होते हैं पिरामिडल ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। तो पिरामिडल ट्रैक्स क्या है, मेडुला के सेंटर से पास हो रहे होते हैं, और मेडुला का सेंटर क्या है, उसको कहते हैं पिरामिड, ठीक है। जो पिरामिडल ट्रैक हैं वो कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक हैं, वो अपर मोटर न्यूरॉन है जो कि मिडल पार्ट ऑफ मेडुला से पास होते हैं। मिडल पार्ट ऑफ मेडुला को पिरामिड कहते हैं, और इसी वजह से क्योंकि ये पिरामिड से पास होते हैं तो इनको पिरामिडल ट्रैक कह रहे हैं। ये असल में है क्या, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स हैं। तो ये पिरामिड्स हमारे पास डैमेज होगा, ठीक है, तो विबिंस्की साइन पॉजिटिव होगा, मतलब कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक डैमेज हो रहे हैं। लेवल ऑफ डिकस्टन ऑफ कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ये भी उसी पिरामिड पे जो कि मेडुला में होता है ना, उसी पे ये क्रॉस कर जाते हैं अपोजिट साइड पे, ठीक है। राइट वाले फाइबर्स लेफ्ट पे जाते हैं, लेफ्ट वाले राइट पे, तो ये मेडुला में होता है पिरामिड, ठीक है। उसी के उस वहीं पे ये क्रॉस करते हैं, ठीक है। डिकस्टन का मतलब क्रॉस करना। वर्टिकल ग्रुप ऑफ इंग्वानल नोड्स रिसीव ड्रेनेज फ्रॉम लोअर लिम्ब से, ठीक है। और उसके बाद है टाइप ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट इन नेजल वेस्टिब्यूल में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में यही होता है ना। और कॉमन साइट ऑफ क्लिनिकल फ्रैक्चर, नहीं सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं होता, स्टार्ट में, आगे तो फिर हमारे पास जाके चेंज हो जाता है ना कि वाइडल में लास्ट में। कॉमन साइट ऑफ क्लिनिकल फ्रैक्चर क्या है, ट्रेकिया वगैरह में फिर सूडो स्ट्रेटिफाइड होता है ना आगे। अच्छा, कॉमन साइट ऑफ क्लिनिकल फ्रैक्चर इज, क्लिनिकल फ्रैक्चर में कॉमन साइट क्या है, लेटरल 1/3 होता है और मीडियल 2/3। एड्रेनल कॉर्टेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म से होता है, और एड्रेनल मेडुला कैसे होता है, एंडोडर्म से होता है, या न्यूरल क्रेस्टल से बल के होता है, ठीक है, एड्रेनल मेडुला। और कुछ लोग कहते हैं एड्रेनल मेडुला खुद भी एक गैंग्लियन है, सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, ठीक है। इंटरनल जुगुलर वेन आफ्टर इमर्जिंग थ्रू जुगुलर फोरामिन इमीडिएट एंटीरियर रिलेशन है, ये बार बार रिपीट होता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। और अगर इनसाइड दी वो होता जुगुलर फोरामिन, तो वो हमारे पास होता एक्सेसरी नर्व। कार्पस ल्यूटियम मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को कितने वीक्स तक, 1 to 8 वीक्स तक। उसके बाद फिर क्या है, वो बनाएगा, ठीक है, प्लेसेंटा बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह। पेशेंट वाइल टर्निंग आइज टूवर्ड्स लेफ्ट हैज़ मीडियल निस्टिगमस है। लेफ्ट की तरफ जब पेशेंट देख रहा है तो मतलब लेफ्ट आई भी इसका लेफ्ट की तरफ देख रहा है, राइट आई भी लेफ्ट की तरफ देख रहा है, तो उसमें मीडियल निस्टिगमस हो रहा है। तो नर्व कह रहा है कौन सा इन्वॉल्व है इसमें, तो ये हमारे पास एब्ड्यूसेंट नर्व, क्योंकि लेफ्ट पे देख रहा है मतलब लेफ्ट आई उसका लेटरली देख रहा है, उस दौरान उसको निस्टिगमस हो रहा है, तो एब्ड्यूसेंट नर्व में मसला है, इस वजह से वो नहीं कर पा रहा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ नहीं देख पा रहा, बल्कि उसके रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं एबनॉर्मल आई के। एन ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट है विद वर्टिकल डिप्लोपिया एंड हेड टिल्टिंग है, और ब्लड विजन है, और आल्सो डिफिकल्टी इन कमिंग डाउन स्टेयर्स है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये ट्रोक्लियर नर्व होता है, ठीक है। इसने क्या साइक्लोमोटर लगाया हुआ है, ये फोर्थ नर्व पार्ट से है, ठीक है, वर्टिकल डिप्लोपिया है। द लाइक नर्व डैमेज, इसने गलत लिखा हुआ है, एक्लोमोटर नर्व नहीं है, ठीक है, ट्रोक्लियर नर्व है इसमें, वो इसने दिया नहीं हुआ ट्रोक्लियर नर्व यहाँ पे।
सुपरफिशियल फेशिया इज अ मिक्सचर ऑफ किस चीज़ का, लूज रोलर एंड एडिपोज टिश्यू का। पेशेंट प्रेजेंटेड विद डिक्रीज पल्सेशंस के साथ है, विद एब्डोमिनल पेन एंड क्रिएटिनिन काइनेज नॉर्मल है, एंड परसिस्टिंग एब्डोमिनल मास है, विद फास्टिंग ग्लूकोज उसका 130-150 है, फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स है, इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम, तो ये किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, एब्डोमिनल एरोटिक ना, ये देखें परसिस्टिंग एब्डोमिनल मास है, ठीक है, और उसका हमारे पास ग्लूकोज भी ज़्यादा है, डायबिटिक भी है ना। तो ये वही है। फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग देयर इज कंपनसेशन बाय विच अंडरलाइंग मैकेनिज्म। अच्छा, सिटिंग से जब आप स्टैंड करते हैं तो वीनस रिटर्न डिक्रीज होता है, ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है, यही है, डिक्रीज वीनस रिटर्न। लेकिन इस डिक्रीज वीनस रिटर्न की वजह से फिर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है, तो कार्डिक आउटपुट को फिर मेंटेन करने के लिए कंपनसेटरी चेंजेस होते हैं। तो ये क्या है, कंपनसेशन। अब ये देखें, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना आपने। when person stands from sitting, venous return decrease है, which then leads to compensatory things या compensatory changes। तो वो compensatory changes क्या है, increased heart rate and increased कार्डिक आउटपुट, ठीक है। सो बेसिक मैकेनिज्म अंडरलाइंग कंपनसेटरी चेंजेस डिक्रीज वीनस रिटर्न। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो कहेंगे अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, अंडरलाइंग मैकेनिज्म फॉर कंपनसेशन या ऑफ कंपनसेशन, तो वो है डिक्रीज वीनस रिटर्न है, मतलब वीनस रिटर्न डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से फिर कंपनसेशन होगी। कंपनसेशन में कौन से चेंजेस होते हैं ना, वो फिर हार्ट रेट है। अगर वो पूछे कंपनसेटरी चेंजेस क्या हैं, तो वो इंक्रीज हार्ट रेट है, ताकि कार्डिक आउटपुट मेंटेन हो। अ मिडल एज मैन केम बैक फ्रॉम कायरो एंड डेवलप्ड पेनलेस हेमाचूरिया। लाइकली डायग्नोसिस उसमें क्या है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, फिर ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। कायरो हमारे पास, कायरा को बोलते हैं, इजिप्ट का हमारे पास कैपिटल है, तो मिडल ईस्ट है ये, तो वहाँ पर क्या है, उसको पेनलेस हेमाचूरिया हो रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है, स्क्वैमस। तो टाइटल वॉल्यूम को, इस टाइटल वॉल्यूम को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ ऐड करें तो क्या हो जाएगा, उसको हम नाम देंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है, या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है अगर आप क्या है, टाइटल वॉल्यूम के साथ, टाइटल वॉल्यूम के साथ, ये टाइटल वॉल्यूम था, उसके साथ आप ऐड कर दें क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, तो फिर उसको कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। टाइटल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसको फिर हम नाम देंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी कहेंगे, ठीक है। फिर एक है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी या फोर्स वाइटल कैपेसिटी, उसमें क्या आएगा, टाइटल वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम रिजर्व वॉल्यूम है, साथ में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये तीनों ऐड कर दें, ठीक है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से इधर जा रहा है, ठीक है, फिर ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो तीनों को जब वो करेंगे, ठीक है, टाइटल वॉल्यूम है प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, उसके बाद प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, तो इसको फिर हम नाम देंगे क्या, इसको कहेंगे फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है एक चीज़ है रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को फिर हम क्या कहते हैं, अच्छा, फिर रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ अगर फोर्स वाइटल, इसको कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी। अब फोर्स वाइटल कैपेसिटी के साथ आपने क्या कर दिया, फोर्स वाइटल कैपेसिटी में आपने ऐड कर दिया प्लस क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये टोटल लंग कैपेसिटी बन गया। तो ये इस तरह से, ठीक है, और टोटल लंग कैपेसिटी कितना बनता है, 5800 ml। अब देखें यहाँ पर इसने क्या पूछा था, यहाँ पे इसने पूछा था वही इंस्पायरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम प्लस टाइटल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनाते हैं, ठीक है। और एक्सपायरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम और टाइटल वॉल्यूम क्या बनाता है, वो बनाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। और उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम है, अच्छा, टोटल टीवी है, टाइटल वॉल्यूम है प्लस इंस्पायरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम, ये है वाइटल कैपेसिटी। अब देखें यहाँ पर इसने लिखा हुआ है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या है, टाइटल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी है। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, एक है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी में क्या है, वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है, तो या फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, उसमें क्या आता है, टाइटल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजल्ट है और एक्सपायरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम है। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी किसको कह रहे थे, जिसमें एक्सपायरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम है और रेजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है, ये मैंने नहीं समझाया था, तो इन दोनों को। और उसके बाद ये देखें टोटल लंग कैपेसिटी में आप क्या करें, सम ऑफ ऑल 4 लंग वॉल्यूम्स है, ठीक है, इंक्लूड हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम वो एयर है जो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी रह जाता है लंग्स में, ठीक है, उसको कहते हैं। अच्छा, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो प्री मेच्योरिटी की जैसे एक्यूट रिस्पिरेटरी, क्योंकि सर्फेक्टेंट नहीं बनाना, उसको कहते हैं नियोनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन काज ऑफ आयोजेनिक लंग अब्सेस क्या होता है, स्टेप ऑरियस है। ग्रेनुलोमा इज अ माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ विच काइंड ऑफ सेल्स है, एंडोथेलियाइड सेल्स में होता है ग्रेनुलोमा बनता है।
मीजनर कार्पसल डिटेक्ट करते हैं विच आर द फॉलोइंग के लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, और हाई फ्रीक्वेंसी को कौन कर रहा था, पैसेंजर कार्पसल है। और नो स्पर्म इन इजैकुलेशन, ठीक है, इजैकुलेशन के दौरान स्पर्म ना हो तो उसको एजियोस्पर्मिया कहते हैं। एंड एक्सपायरेटरी, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम विल बी इंक्रीज है, ठीक है, एक्सपायरेशन के ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ पड़ा होता है किसमें, सीओपीडी में, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है ना आगे। तो a patient with C-section 5 weeks ago and at the site of scar there is hard tender irregular swelling बन गई है ड्यू टू scarring and deformation, scar बन जाता है ना उसकी वजह से। 30-year-old male treated for meningitis 1 month ago केम विद मॉर्निंग हेडेक है, बायोलेटरल पेपिलोएडिमा है, काज उसका क्या है, हाइड्रोसेफलस है, ठीक है। मेनिंजाइटिस का एक हमारे पास जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हाइड्रोसेफलस है, ठीक है। और बायोलेटरल पेपिलोएडिमा और मॉर्निंग हेडेक के साथ प्रेजेंट करता है हाइड्रोसेफलस ना। और इन एसएलई विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर, एसएलई में कौन सा टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी होता है, टाइप 3, ठीक है। ऑटो मतलब एंटीजन एंटीबॉडी के फ्री कम्प्लेक्सेस बनते हैं, इम्यून कम्प्लेक्सेस। स्टेडी प्रेशर इज डिटेक्टेड बाय विच आर द फॉलोइंग है, रोफिनी रिसेप्टर। अब देखें स्टेडी प्रेशर को रोफिनी रिसेप्टर, और लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को मीजनर कार्पसल, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को पैसेंजियन कार्पसल कर रहे थे। फ्री नर्व एंडिंग पेन के लिए होते हैं, क्रॉस रिसेप्टर टेम्परेचर के लिए होते हैं, ठीक है, कोल्ड वगैरह के लिए। तो ये याद रखेंगे, आते रहते हैं इनमें से एक क्वेश्चन। पेशेंट विद अपर मोटर न्यूरॉन लेजन एग्जिबिट साइंस ऑफ राइट साइडेड हाइपोटोनिया, राइट साइड का हाइपोटोनिया है और एग्जिजरेटेड रिफ्लेक्स है, पॉजिटिव पिमस्कीसन है, मतलब लेफ्ट साइड का मोटर कॉर्टेक्स डैमेज है, लेफ्ट ब्रॉडबैंड एरिया 4 है, ठीक है, ये मोटर कॉर्टेक्स है ना, ब्रॉडबैंड एरिया 4। विच आर द फॉलोइंग सेल्स है, या फिर कभी कभार ये आता है लेफ्ट क्या है, प्री सेंट्रल गायरस हुआ होता है, या लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स। विच आर द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन बिटवीन इंटर अलविलर सेप्टम है, इंटर अलविलर सेप्टम्स जो होते हैं, जो लंग्स के अंदर अलविलाई के दरमियान सेप्टम होता है, उसके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। डिसइक्विलिब्रियम रिस्पांस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शोन इन विच आर द फॉलोइंग, मीनियस डिजीज में डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है ना, बैलेंस जो है नहीं कर पाता बंदा। आर्ट्रियल प्लस विच इज पाल्पेबल ऑन रेडियल आर्टरी इज ड्यू टू विच आर द फॉलोइंग, पल्स प्रेशर विच पुशेस आर्ट्रियल वाल, हाँ पल्स प्रेशर की वजह से हम लोग क्या है आर्ट्रियल पल्स को डिटेक्ट करते हैं। लिगामेंट इंजर्ड ऑन हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक का, ये बार बार रिपीट हो रहा है, लिगामेंटम एंटीरियर, हाइपर एक्सटेंशन में एंटीरियर है और फ्लेक्शन में लिगामेंटम न्यूक्ली है। उसके बाद है सब अरेक्नाइड स्पेस क्या होता है, मतलब अरेक्नाइड स्पेस का मतलब ये है अरेक्नाइड मैटर के नीचे, ठीक है, अरेक्नाइड मैटर के नीचे और पाया मैटर के ऊपर, ठीक है। तो 3 मेनिंजेस थे ना, सबसे पहले बाहर वाला क्या था, ड्यूरा मैटर था, फिर ये अरेक्नाइड मैटर है, फिर अरेक्नाइड मैटर के नीचे, ठीक है। तो ड्यूरा मैटर है, अरेक्नाइड मैटर है, उसके नीचे ये है पाया मैटर। अब इस अरेक्नाइड मैटर के नीचे वाला स्पेस, ये वाला, इसको कहते हैं सब अरेक्नाइड स्पेस, जो कि अरेक्नाइड मैटर और पाया मैटर के दरमियान प्रेजेंट है। तो इसके अंदर सीएसएफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है जीएफआर इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग है। जीएफआर को इंक्रीज करने के लिए पहले भी मैंने आपको समझाया, जैसे कि लिम्फ को इंक्रीज करने के लिए कल मैंने आपको समझाए थे। तो जीएफआर को इंक्रीज करने के लिए एक तो ये है कि आप क्या है, यहाँ जो प्रोटीन प्रेजेंट है प्लाज्मा में उनको कम कर दें। जब प्रोटीन कम होंगे, प्रोटीन का काम क्या था, वाटर को अपने साथ रख रहे थे ना, जब प्रोटीन कम हो गए तो वाटर को भी वो अपने साथ अट्रैक्ट नहीं किए रखेंगे, ज़्यादा वाटर जाएगा किसमें, बोमस कैप्सूल में, ठीक है। तो ये प्रोटीन जिस वजह से वाटर को अपने साथ अट्रैक्ट किए रख रहे थे, उसको प्रेशर को हम नाम दे रहे थे क्या, प्लाज्मा कोलाइड ऑन्कोटिक प्रेशर या कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर। तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम कर दें, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन कम कर देना, तो फिर ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है, जीएफआर इंक्रीज होगा, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। या फिर क्या करेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा दें। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का काम क्या होता है, ज़्यादा फ्लूइड को भेजना बोमस कैप्सूल में। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आप इंक्रीज कर दें, या फिर क्या है ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज कर दें। तो 2 ये काज हो गए। तीसरा ये कि जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, अफरंट आर्ट्रियोल है, उसकी वेज़ोडाइलेशन कर दें। और ग्लोमेरुलाई के बाद जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये अभी ग्लोमेरुलाई मैंने बनाया ना, असल में ग्लोमेरुलाई इस तरह होते हैं ना, ये ग्लोमेरुलाई यहाँ पर होते हैं, यहाँ से आ रहे थे क्या, अफरंट आर्ट्रियोल। तो अफरंट आर्ट्रियोल की आप क्या करते हैं, वेज़ोडाइलेशन करते हैं, और आगे वाला जो आर्टरी है उसकी आर्ट्रियोल की, इफरेंट आर्ट्रियोल की आपको वेज़ो कंस्ट्रक्शन कर दें। तो यहाँ से ज़्यादा ब्लड आ रहा है और वहाँ से प्रेशर है उसके ऊपर, तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से भी ज़्यादा बोमस कैप्सूल में आएगा जीएफआर। तो देखें, अफरंट आर्ट्रियोल को आप डायलेट कर दें, इफरंट आर्ट्रियोल की कंस्ट्रक्शन कर दें, और प्लाज्मा प्रोटीन को या ऑन्कोटिक प्रेशर को डिक्रीज कर दें। इसमें क्या होता है, जीएफआर इंक्रीज होता है, या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को इंक्रीज करने से भी इंक्रीज होता है। और डिक्रीज जीएफआर कब होगा, इनके अपोजिट है, अफरंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्ट करें, इफरंट आर्ट्रियोल डायलेट करें, इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन या इंक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, और यूरिटर कंस्ट्रिक्शन अगर होगा ना नीचे स्टोन तो उसकी वजह से बोमस कैप्सूल वगैरह नेफ्रॉन के अंदर प्रेशर बिल्डअप हुआ होगा, जिसकी वजह से जीएफआर कम होगा, ठीक है।
कम फिल्ट्रेशन होगी। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू FDA कितना होता है 1 ग्राम पर kg। 25 ईयर फीमेल है, न्यूली मैरिड, प्रेजेंट टू ERA विद फीवर है, बर्निंग मैक्चुरेशन है एंड सुप्राप्यूबिक पेन विद इंक्रीज WBC काउंट। ऑर्गेनिज्म मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व जो होता है UTI हुआ इसको ना, मोस्ट कॉमन काज उसका इकोलाई है। और ट्रांसफर्स मेसोकोलोन इज अटैच्ड टू पोस्टीरियरली बाय सेकंड पार्ट ऑफ डिडिनम है, ठीक है। न्यू चैनल फॉर्मेशन इन अ थ्रोम्बस ऑफ अग्रेगेशन टिश्यू इज डन सो दैट थ्रोम्बस कैन बी रिमूव्ड एट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस है, रिकैनलाइजेशन है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक थ्रोम्बस बन जाता है ना किसी भी आर्टरी या कैपिलरी में ना आर्टरी में मैंने या आर्ट्रियोल में, ठीक है, बड़ा थ्रोम्बस बन गया। तो अब क्या है, बाद में इस थ्रोम्बस ने या तो टूटना होता है, इसका फेट ये होता है कि इसकी थ्रोम्बोलाइसिस थ्रोम्बोलाइसिस हो जाती है, प्लाज्मिन इसको ब्रेक डाउन करता है, या फिर क्या होता है, या फिर इसके अंदर से एक नया ब्लड वेसल बन जाता है, उसको कहते हैं रिकैनलाइजेशन। तो उसका मकसद ये होता है कि थ्रोम्बस को ख़त्म कर दें इसके अंदर से, ठीक है। इस थ्रोम्बस के, ये थ्रोम्बस जो था इसके अंदर से समझे क्या है एक ब्लड वेसल बन गया, तो उसको कहते हैं रीकैनलाइजेशन। थ्रोम्बस के अंदर दोबारा एक कैनाल बन गया, ठीक है। तो उस तरीके से क्या है वो थ्रोम्बस खत्म हो जाता है। वो मेन ब्लड वेसल तो ये है ना, तो रीकैनलाइजेशन हो गई है, ठीक है। तो ये यही कह रहा है ना कि न्यू चैनल फॉर्मेशन हो रहा है किसके अंदर, थ्रोम्बस के अंदर, ठीक है। तो ये इस क्यों होता है, ताकि थ्रोम्बस को रिमूव कर सकें। थ्रोम्बस क्योंकि जब नया चैनल बनता है थ्रोम्बस के अंदर ना, तो थ्रोम्बस का जो दरमियान वाला पार्ट है वो सारा डिजॉल्व हो जाता है ना, उसके अंदर क्या है वो ल्यूमन बन रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल का। तो रीकैनलाइजेशन इसको कहते हैं। Patient is preparing for inguinal hernia after giving anesthesia surgery done. A nurse came running and told doctor that the patient having respiratory distress and cyanosis है। तो उसको हेलोथेन दिया गया, हेलोथेन की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा है काज क्या है, दिस इज ड्यू टू हेलोथेन की वजह से, इनहेल्ड एनेस्थेटिक है ना। पेशेंट इसके अलावा वो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंस सिंड्रोम भी काज कर सकता है ना हेलोथेन। पेशेंट इज कॉन्शियस है, एडमिटेड इन ICU ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम है, विच थिंग डिस्टर्ब हिम मोस्ट, एंग्जाइटी ड्यू टू व्हाट इज हैपन टू मी है, ठीक है। अ 48-year-old फीमेल हैविंग नो मेंस्ट्रुएशन फ्रॉम 6 मंथ है, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, ये मेनोपाज इसको हो गई है ना, समझें। मेनोपाज में क्या होता है, एस्ट्रोजन डिक्रीज हुआ पड़ा होता है और FSH इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि ओवरी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, तो एस्ट्रोजन तो कम होगा। और चाइल्ड हैविंग वो कार्पस ल्यूटियम वगैरह कुछ नहीं बन रहा ना, ओव्यूलेशन वगैरह कुछ नहीं होता ना, तो फिर जाहिर सी बात है कार्पस ल्यूटियम भी नहीं बनेगा। अच्छा, फिर मेंसेस भी नहीं होंगे। अ चाइल्ड हैविंग स्किज़ोफ्रेनिया है, नाउ हैविंग एग्रेसिव बिहेवियर है, तो अब कौन सा ड्रग देंगे, एग्रेसिव बिहेवियर के लिए हम लोग हेलोपेराडोल देते हैं, ठीक है। साइकोसिस वगैरह। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर्स ड्यू टू एजोनोफिल एंड दिस मैकेनिज्म विल अकर ड्यू टू, किस चीज़ की वजह से, इनहेल डस्ट की वजह से टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है, उसमें एजोनोफिल भी इंक्रीज होते हैं। पेशेंट गिव एंटीबायोटिक है, पेशेंट को एंटीबायोटिक दिया है 2 मंथ्स के लिए, नाउ पेशेंट हैज़ फीवर एंड GIT सिम्टम्स हैं लाइक लूज स्टूल वगैरह। What other examination findings will be most likely है, pseudomembrane with white patch है, ठीक है। pseudomembranous colitis की बात कर रहा है, ठीक है। कास्टिज एंटीबायोटिक एसोसिएटेड होता है ना, एंटीबायोटिक असल में क्या करता है, ज़्यादा आप यूज़ करेंगे ना, जैसे 2 मंथ्स के लिए ना, तो वो क्या है नॉर्मल फ्लोरा जो होता है ना GIT में, उसको किल कर देता है उन बैक्टीरियाज को। तो उसकी वजह से फिर क्या है नए बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं, जैसे क्लास्ट्रीडियम डिफिसिल, तो वो फिर जाके वहाँ पे क्या करेगा, एक सूडोमेम्ब्रेन बनाएगा और इन्फ्लेमेशन काज कर देगा कोलन का, और क्या है डायरिया वगैरह भी काज करता है, तो इसको कहते हैं सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। A female, उसके लिए हम लोग क्या मेट्रोनाडाजोल दे रहे थे या मैकोमाइसिन। A female complained with complaint of body ache is having malaria rash है, और हर ANA इज आल्सो पॉजिटिव, malaria rash भी है, ANA भी पॉजिटिव है, तो ये टिपिकल SLE का हमारा प्रेजेंटेशन है। व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस है, तो ये डायग्नोसिस इसमें क्या है SLE है। अच्छा, पेशेंट हैविंग 1 नॉर्मल बेबी है बट शी इज़ RH पॉजिटिव एंड बेबी इज़ नेगेटिव है। इन सेकंड प्रेगनेंसी प्री टर्म बेबी क्या है, बार्न हुआ है 33 वीक्स है एंड ऑन वेंटिलेटर। व्हाट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बनेंगे इसमें, तो ये हमारे पास डिलेट कंप्लीमेंट बल्कि कंप्लीमेंट मीडिएटेड एंटीबॉडीज बनते हैं। रोटेटर कफ में क्या था, मसल कौन से होते हैं, सिट्स से याद रखो, सिट्स, S से सुप्रास्पैनेटस, इंफ्रास्पैनेटस, T से टेरिस और सबस्केपुलरिस। और फीडिंग सेंटर है लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, फीडिंग सेंटर कहाँ पे लोकेट होता है, लेटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में, और जो स्टैटिक सेंटर मीडियल में होता है। तो स्टैटिक सेंटर डैमेज होगा, मीडियल न्यूक्लियस डैमेज होगा, तो क्या होगा, ज़्यादा भूख लगेगी, मैसिव बनेगा बंदा। और लेटरल न्यूक्लियस अगर डैमेज होगा, ठीक है, हंगर सेंटर अगर डैमेज हो रहा है तो बंदा क्या होता है, लीन हो जाएगा, ठीक है, पतला। ड्रग ऑफ चॉइस फैटिनिया सोलियम एंड शेस्टोसोमा इन्फेक्शन के लिए कौन सा होता है, प्राजिक्वेंटल होता है। और 10 एयर बॉय डायग्नोस्ड विद टेप वर्म इन्फेस्टेशन, द ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, नाइक्लोसामाइड होता है। 25 वीक्स प्रेग्नेंट लेडी है विद थायरोटोक्सिस, ड्रग ऑफ चॉइस उसके लिए क्या होगा, प्रोफाइल थायोविरासिल होगी, ठीक है। 25 वीक की है ना, तो
नो मिथामाजोल, मिथामाजोल का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो वो देते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप PTU देते हैं, सेकंड और थर्ड में मिथामाजोल देते हैं। उसके बाद है सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन है, काजेज विच अफेक्ट है वेदर रिलेशन करेंगे स्केलेटल मसल में। और अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फैटल डिजीज हु शुड बी इन्फॉर्म्ड है, ठीक है। प्रोवाइड क्रिस्प क्लियर इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट को बताना होगा। अ पेशेंट इन कार्डिक डायस्टोल हैविंग बैक फ्लो ऑफ ब्लड है, ठीक है। तो कार्डिक डायस्टोल में बैक फ्लो हो रहा है, मतलब एरोटिक लीकेज हो रहा है ना, और हार्ड डाइज मरमर है, विच आर द फॉलोइंग, तो मरमर एरोटिक लीकेज में कौन सा होता था, अर्ली डायस्टोलिक मरमर था ना, तो AR है, ठीक है। और ये मरमर भी आपने याद रखना, इनमें से हमेशा एक MCQ 1 या 2 आते हैं। अच्छा, फिर है IgE लेवल रेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग है, लिवर फ्लूक है, ठीक है, उसमें IgE बढ़ जाता है, ठीक है, IgE बनते हैं ना। मस्कुलोस्केलेटल ग्रोथ है अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिजीजेज है। मस्कुलोस्केलेटल ग्रोथ होता नहीं है, बल्कि रुक जाता है। मस्कुलोस्केलेटल ग्रोथ रिटार्डेशन अकर इन विच डिजीज होती है, एकन्ट्रोप्लेजिया में, क्योंकि इसमें लिम्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो मस्कुलोस्केलेटल ग्रोथ की रिटार्डेशन हो गई है ना। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर एट अपेक्स ऑफ लंग देन बेस है, ठीक है। तो अपेक्स ऑफ लंग के ऊपर ना तो वेंटिलेशन ज़्यादा है ना परफ्यूजन, तो दोनों ये इंक्रीज जो होते हैं कहाँ पे, बेस के ऊपर। लेकिन क्या है, अपेक्स में जितना वेंटिलेशन है ना, उसके मुकाबले में परफ्यूजन कम है, मतलब परफ्यूजन अगर 5 ml जा रहा है तो वेंटिलेशन क्या है, उससे थोड़ा ज़्यादा है। वैसे वेंटिलेशन और परफ्यूजन जो है वो दोनों किस में इंक्रीज होते हैं, बेस के ऊपर, ठीक है। तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड वेंटिलेशन हाईएस्ट है, बेस के ऊपर है, और पल्मोनरी ब्लड फ्लो वेंटिलेशन लोवेस्ट है, एपेक्स के ऊपर है। लेकिन जब इनका हम रेशो निकालते हैं V/Q का, तो वो हाईएस्ट कहाँ पे, एपेक्स के ऊपर है। उसकी वजह ये है कि जो अपेक्स के ऊपर है, वेंटिलेशन और परफ्यूजन के मुकाबले में वेंटिलेशन ज़्यादा है ना, तो वेंटिलेशन ऊपर वाला ज़्यादा है ना, परफ्यूजन कम है ना, तो इस वजह से हाईएस्ट आ रहा है रेशो। और यहाँ पर नीचे जो बेस के ऊपर है ना, उसमें है तो दोनों ज़्यादा, लेकिन क्या है, परफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, वेंटिलेशन उसके मुकाबले में थोड़ा कम है। तो ऊपर वाला कम है और नीचे वाला ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या है, वो V/Q कम आएगा, ठीक है, ये रेशो कम आएगा। और एन एल्डरली मैन विद स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ पीनस हिस्ट्री आस्क्ड अबाउट पास्ट है व्हाट कुड बी द काज ऑफ दिस है, फिमोसिस की वजह से होता है। फिमोसिस कल मैंने बताया था कि स्किन टाइटन हुआ पड़ा होता है, ठीक है, कुछ लोगों में, ठीक है। तो उसकी वजह से वो फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में बाद में कन्वर्ट हो सकता है। ब्लड फ्लो ऑफ रीनल सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक उसको मेंटेन करता है, ठीक है, ब्लड फ्लो को। ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक क्या है कि जो ट्यूब्यूल है, डिस्टल ट्यूब्यूल, उसके पास जब सोडियम जाता है ना, मैकुला डेंसा उसमें होता है ना, तो वो सेंस करता है कि सोडियम को, या और इसके अलावा फ्लूइड कितना जा रहा है उसको भी सेंस करता है। तो सोडियम अगर कम है तो वो फिर सिग्नल भेजता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस के पास, वो फिर रेनिन प्रोड्यूस करते हैं। रेनिन पे क्या करेगा, एंजियोटेंसिन वाला सिस्टम सारा शुरू होगा, अल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, और फिर सोडियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा ना, क्योंकि अगर सोडियम कम आ रहा है इसका मतलब बॉडी में सोडियम कम है, मतलब क्या है, वो कम है, BP भी कम है। तो इस तरह से क्या है, किडनी क्या है, BP को मेंटेन करने की कोशिश करता है, अल्डोस्टेरोन रिलीज़ करवा के, ताकि ज़्यादा सोडियम मज़ीद एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और अगर हमारे पास क्या है, सोडियम ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो फिर क्या करेगा, फिर भी ये सिग्नल भेजेगा, फिर ये भेजेगा उसकी तरफ है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की तरफ है, उन और आर्ट्रियोल की तरफ है, ठीक है, फ्रंट आर्ट्रियोल वगैरह की तरफ, उनकी वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगा ना, कि GFR को डिक्रीज़ करे, तो ज़्यादा सोडियम मेरे पास आ रहा है ना, तो GFR डिक्रीज़ हो जाएगा फिर, ठीक है, और सोडियम नॉर्मल की तरफ आएगा। तो इसको कहते हैं ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक है। इसके ज़रिए क्या है, ब्लड फ्लो मेंटेन हो रहा होता है। रिस्ट जॉइंट इज किडनी का, ठीक है, रिस्ट जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या है, कॉन्डाइलर टाइप है। रेडिएशन यूजुअली काजेज कैंसर, रेडिएशन आफ्टर कितने ईयर्स के बाद है, मोर देन 10 ईयर्स के बाद। गोबलेट सेल्स आर विच टाइप ऑफ एपिथेलियम है, ठीक है, ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है। विच स्ट्रक्चर लाइक क्लोजेस्ट टू क्रस सेरेब्राई, क्रस सेरेब्राई मिड ब्रेन का पार्ट है, उसके करीब क्या पड़ा होता है, सनशाइन आएगा, जाहिर है ये भी मिड ब्रेन में होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म प्रिवेंट हीट लॉस, वेजो कंस्ट्रक्शन प्रिवेंट करता है, और क्यूटनेस विजुअलाइजेशन तो इंक्रीज करेगा ना, एंटीरियर एपिथेलियम अगर होगा तो वो भी स्वेटिंग करेगा, हीट लॉस इंक्रीज होगा, एक्टिवेशन ऑफ प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस भी इंक्रीज करता है। द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद हैप्लॉइड DNA इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, स्पर्मेटेड में होता है। आर्टियल फिब्रिलेशन रिलेटेड ECG फाइंडिंग्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग है, इरेगुलर RR इंटरवल होता है आर्टियल फिब्रिलेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूरो सेक्रेटरी हार्मोन है, जो न्यूरॉन से रिलीज होता है, तो ऑक्सीटोसिन ADH है ना, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से आते हैं, ठीक है, ये सिक्रीट उधरी से होते हैं, किसमें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर होते हैं, और फिर बाद में जब ज़रूरत होगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ब्लड के अंदर चले जाते हैं। तो ये दोनों, इनको हम कहते हैं न्यूरो सेक्रेटरी हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन एंड ADH।
और इसके बाद है रेटिकुलर फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लिम्फाइड डायग्राम में। फीमेल वाज टेकिंग डोपामिन एंड अनेबल टू लैक्टेट नाउ, दिस इज बिकॉज डोपामिन इनहिबिट्स व्हिच आर द फॉलोइंग। तो ये प्रोडक्टिन को इनहिबिट करता है डोपामिन। डोपामिन का दूसरा नाम, हमारे बॉडी में डोपामिन जो बनता है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, वहाँ से वो जाएगा, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करेगा और मेमोरी ग्लैंड्स को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो उसको हम नाम दे रहे थे क्या, प्रोडक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। तो प्रोडक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर या डोपामिन क्या करेगा, प्रोडक्टिन, बल्कि हाइपोथैलेमस से आ रहा था, ठीक है, डोपामिन या प्रोडक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और वहाँ से प्रोडक्टिन प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है। तो अगर बाहर से आप डोपामिन देंगे तो वो भी प्रोडक्टिन प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से क्या है, वो लैक्टेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। कुछ समझ नहीं आता आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ तक कर लिए थे 5-10 तक, ठीक है। इसके 1 to 17 के एमसीक्यूज कर रहे थे। ये थे हमारे पास फिल्टर एमसीक्यूज 12 to 15 के, और अभी हम सेक्शन 3 था ना, और अभी हम लोग 5-11 से स्टार्ट करेंगे। पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ कफ एंड हेमोप्टाइसिस से किडनी बायोप्सी शो ग्रेनुलर डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विद C1q इज पॉजिटिव और जीबीएम स्प्लिटिंग है। अभी C1q पॉजिटिव और जीबीएम स्प्लिटिंग ये किस में होता है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से, ये आपने रखना है। प्रेग्नेंट लेडी है इन 30 वीक्स है, टेकिंग ओनली आयरन सप्लीमेंट, शी विल बी डिफिशिएंट इन आयरन। वैसे कैल्शियम की डिफिशियंसी काज करवाता है, तो कैल्शियम यहाँ पे अभी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो फॉलिक एसिड आपने लगाना है। अच्छा, ये देखें लिखा भी हुआ है, प्रेफर कैल्शियम इफ प्रेजेंट है। अ पेशेंट अनेबल टू रोटेट फुट मीडियली बट कैन रोटेट लेटरली, विच ग्रुप ऑफ मसल्स डैमेज है। तो टिबियालिस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डैमेज हुए, जो कि मीडियली रोटेट करवाते हैं, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि वो मीडियली रोटेट नहीं कर पा रहा, तो मतलब ये मसल डैमेज हुए हैं। अ चाइल्ड हैज़ bald patch on scalp since birth है, विच इज़ लीदरी है, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोप देयर इज पेपिलोमेटस प्रोजेक्शन है, ठीक है, पेपिलोमा बना हुआ है, ठीक है, उसके स्काल्प के ऊपर, ठीक है। तो डर्मिस हैज़ अबंडेंस ऑफ सेबाशियस ग्लैंड्स भी हैं। व्हाट इज द सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो ये पेपिलोमास जो होते हैं, पेपिलोमेटोसिस प्रोजेक्शन, ये कन्वर्ट हो सकते हैं किस में, बेसल सेल कार्सिनोमा में। अ लेडी विजिटेड है, ठीक है, नोटिस सम स्किन चेंजेस विद नोड्यूल्स है, रेंजेस फ्रॉम 0.5 to 2 mm साइज है, ठीक है। देयर वाज अ लीजन इन ब्रेन अपॉन डूइंग सिटी स्कैन है। अब देखें, स्किन में नोड्यूल्स हैं और सिटी स्कैन के ऊपर ब्रेन के अंदर भी लीजन है, और इसके अलावा एब्डामन के अंदर भी हमारे पास क्या है, सम इमेजिंग टेक्निक के जरिए एब्डामन के अंदर भी लीजन है। तो ये क्या हुआ, एब्डामन में क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा है, सिटी स्कैन के अंदर न्यूरोलॉजिकल लीजन्स हैं, और स्किन के अंदर नोड्यूल्स हैं। तो ये किस में होते हैं, न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस टाइप 1 में होते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। और टाइप 1 में हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 17 में म्यूटेशन होता है, और न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस जो टाइप 2 है उसमें क्रोमोसोम 22 है, और उसमें होता क्या है, बायलैटरल वेस्टिबुलर श्वानोमा और कैटराक्ट वगैरह होता है, मेनिंजियोमा भी हो सकता है, पेंडाइमोमा हो सकता है, ठीक है। तो टाइप 1 में हमारे पास क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा है, नोड्यूल्स हैं, फोकल न्यूरोलॉजिकल लीजन है, इसके अलावा कैफी और लेड स्पॉट्स भी इसमें हो सकते हैं टाइप 1 में, ठीक है। 17 और ये 22। यंग गर्ल है, ओरल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, जिंजाइवल स्वेलिंग है, पिटिकिया है, और लोअर लिप पेरिस्थीजियाज हैं, सीबी एंड बोन मेरो बायोप्सी एडवाइज्ड है, ठीक है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, देखें उसके ओरल ब्लीडिंग हो रही है पहला, और जिंजाइवल स्वेलिंग भी है, पिटिकिया भी है, लोअर लिप की पेरिस्थीजियाज भी हैं। तो ये क्या है, ल्यूकीमिया को शो कर रहा है, ल्यूकीमिया के साइन सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब पेशेंट हैविंग टोटल, और ये हेरी सेल ल्यूकीमिया में इस तरह का प्रेजेंटेशन होता है। अ पेशेंट हैविंग टोटल एंटी एचबीसी रिएक्टिव है, आईजीएम नेगेटिव है, एचबीएस एजी नेगेटिव है, सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, मतलब इसको अभी इन्फेक्शन नहीं है, आईजीएम भी नेगेटिव है, सिर्फ क्या है, एंटी एचबीसी क्या है, रिएक्टिव है, मतलब पॉजिटिव है। तो डायग्नोसिस क्या है, ये कह रहा है पास्ट एक्सपोजर। असल में पास्ट एक्सपोजर जब होगा उसमें एंटी एचबीसी एंटी कोर एंटीबॉडी भी पॉजिटिव होता है, आईजीजी वाला होता है, और साथ में क्या पॉजिटिव होता है, एंटी एचबीएस, ठीक है, सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी, जिसको कहते हैं एंटी एचबीएस है। तो वो दोनों पॉजिटिव होते हैं पास्ट उसमें। अगर सिर्फ हमारे पास क्या है, एंटी सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव होगा, तो उसको फिर नाम देते हैं वैक्सीनेशन। तो सरफेस एंटीबॉडी और एंटी कोर एंटीबॉडी दोनों किस में पॉजिटिव होते हैं, पास्ट एक्सपोजर में, पास्ट में उसको हेपेटाइटिस हुआ था जिससे अभी रिजॉल्व हो चुका है। और अगर सिर्फ एंटी सरफेस एंटीबॉडी होगा, तो एंटी एचबीएस होगा, तो उसको हम कहते हैं, उसको वैक्सीनेशन हुआ है, क्योंकि वैक्सीनेशन में सरफेस एंटीजन सिर्फ देते हैं होते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट सरफेस एंटीबॉडी बनेगा। तो ये क्वेश्चन इसने पूरा नहीं दिया हुआ, ठीक है। एंटी एच बी सी के साथ एंटी एच बी एस भी देना चाहिए था, ठीक है, फिर हम पास एक्सपोजर लगाते।
पेशेंट है, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट शोइंग प्लियोमार्फिज्म, ठीक है, प्लियोमार्फिज्म है, ठीक है, और रेटी रिचेज है, लॉस ऑफ पोलैरिटी है, इंक्रीज न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो है, व्हाट इज डायग्नोसिस है, तो ये वेरिकोस कार्सिनोमा है, ठीक है। और कभी कभार ये नहीं दिया होता तो आपने ये इसका मसल कार्सिनोमा लगाना है। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, फ्रॉम विच लिगामेंट दैट लाई, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल बोल रहा है कौन सा लिगामेंट बनाता है जो कि बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान होता है ना। तो इस तरह से ना ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, समझे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से इस तरह होता है ना, ये क्रेस्ट, और ये जो प्यूबिक सिम्फिसिस है ये यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिगामेंट बन रहा होता है जिसको हम कह रहे थे इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये इसका पूछ रहा है कि इसको कौन बनाता है, तो उसको मसल बनाता है कौन सा, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का जो लोअर पार्ट है ना वही बना रहा होता है इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। और उसके बाद है प्रेग्नेंट फीमेल है टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स है, शी विल हैव, अभी भी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, शी विल हैव डिफिशिएंसी ऑफ, अच्छा यहाँ देखें यहाँ कैल्शियम दिया हुआ है तो उसने वही टिक किया हुआ है, पहले क्वेश्चन में कैल्शियम नहीं था तो हमने फॉलिक एसिड लगाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंस हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हार्ट, अच्छा इनमें से कौन सा है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलरली अगर इंक्रीज होगा तो सेल के ऊपर प्रोफाउंड बड़ा इफेक्ट डालेगा, तो पोटाशियम है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर से मुराद क्या है, सेल से बाहर, सेल से बाहर मतलब ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर अगर पोटाशियम ज़्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे, हाइपरकलीमिया है, और हाइपरकलीमिया क्या काज करता है, हार्ट के ऊपर एरिथमियास काज कर सकता है ना, तो ये पोटाशियम है। फिनोटाइपिकली फीमेल हैविंग प्राइमरी एमेनोरिया है, अच्छा अभी फिनोटाइपिकली फीमेल है मतलब बाहर से फीमेल लग रहा है, ठीक है, और लेकिन क्या है प्राइमरी एमेनोरिया है उसको, ठीक है, मेंसेस उसको नहीं हुए हैं स्टार्ट से, और कैरियोटाइप भी उसका XY है, मेल वाला है, तो अभी डायग्नोसिस क्या है, ये एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है, ठीक है, इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है। अच्छा ALL मार्कर इज विच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का मार्कर CD19 है। पीस ऑफ शुगर इज प्लेस टू एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग के ऊपर है, विच नर्व कैरी टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम दीज एरियाज, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग से आपको पता है फेशियल नर्व कैरी करता है, और पोस्टीरियर 1/3 से ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व। A patient fainted ड्यूरिंग डेंटल सर्जरी है, टेंडलबर्ग पोजीशन को मेंटेन किया है, समेरिटन सॉल्यूशन उसको दिया गया है, स्नोर्ड इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट समेरियाज, ये तो वो अमोनियम स्प्रिट अमोनियाज जो देते होते हैं ना, तो वो हमने दिया, इसको स्नोर करवाया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वो ब्रेन में जाके स्टिमुलेट करता है किसी ख़ास एरिया को, तो कौन सा नर्व इसको कैरी करता है, ठीक है, तो ये फिफ्थ नर्व है, ठीक है, फिफ्थ नर्व जो होता है, ठीक है, वो इसको कैरी करेगा। ये रिटर्न सॉल्यूशन नोड विल स्टिमुलेट ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व का भी कौन सा ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक बल्कि मैक्सिलरी ब्रांच, ठीक है, नोज के अंदर। तो ट्राइजेमिनल नर्व विच विल इंक्रीज, वो इंक्रीज करेगा क्या, सेरेब्रल ब्लड फ्लो को एंड काजेज अलर्टनेस। वैसे ये उसको ओल्फैक्टरी नर्व को भी स्टिमुलेट करेगा ना, स्मेल है, ओल्फैक्शन है, तो लेकिन क्या है ट्राइजेमिनल नर्व को एक्टिवेट करता है, वो भी अलर्टनेस काज करता है, ठीक है, ब्लड फ्लो को सेरेब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है वो। फिर इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डॉर्सल रिस्पिरेटरी न्यूरॉन्स, देयर रेट इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू इम्पल्सेस फ्रॉम, तो इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल्स जो होते हैं ये डॉर्सल रिस्पिरेटरी न्यूरॉन्स से वो होते हैं, ये सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये इनका रेट इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल का जो रेट है इंक्रीज़ कब होगा, इम्पल्स जब आएंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, पोंस के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, वहाँ से सिग्नल जाएंगे डॉर्सल रिस्पिरेटरी न्यूरॉन्स के पास, वो फिर क्या करेंगे इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल्स को इंक्रीज़ करेंगे, फिर इस तरह से इंस्पायरेशन ज़्यादा होगा। आफ्टर 5 days ऑफ पोस्ट एम आई द मोस्ट प्रोमिनेंट सेल, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, 4th डे उसमें लिखा हुआ था ना, तो पिछले लेक्चर में, तो 5 days आफ्टर पोस्ट एम आई कौन से सेल होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे, कहाँ पे, ये अगर फर्स्ट या सेकंड डे होता तो हम कहते हैं न्यूट्रोफिल, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं। बाद में हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब स्टार्ट हो गया, कुछ दिन हो गए, तो उसके बाद फिर हमारे पास 4th 5th डे के ऊपर क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस। कार्डियोलिपिड फास्फोलिपिड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कार्डियोलिपिड फास्फोलिपिड किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर है द मेटाबॉलिक फ्यूल फॉर द लिवर इन द फैट पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेज, अच्छा एब्जॉर्प्शन हो चुका है, ठीक है, फूड का, ठीक है, उसके बाद मेटाबॉलिक फ्यूल लिवर के लिए क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अच्छा कुशिंग सिंड्रोम रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम क्या है, एड्रिनल एडेनोमा की वजह से होता है ना, जाहिर सी बात है, एड्रिनल एडेनोमा ज़्यादा कार्टिसोल प्रोड्यूस करेगा तो कुशिंग सिंड्रोम होगा। न्यूक्लियस ऑफ रेंस स्लेव कौन सा न्यूक्लियस है, रेफी मैग्नी न्यूक्लियस है। पेशेंट वाज टेकन वारफिन आफ्टर मॉनिटरिंग INR 2 to 3 है, ठीक है, वारफिन ले रहे हैं और मॉनिटरिंग के बाद INR 2 to 3 है, नॉर्मल रेंज में है, बट देन पेशेंट टुक अनदर ड्रग, फिर पेशेंट कोई और ड्रग लेता है फॉर चेस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, ड्यू टू विच INR इंक्रीज टू 5 है, तो वो कौन सा ड्रग है चेस्ट इन्फेक्शन के लिए जो इसने लिया है, तो वो क्लेरिथ्रोमाइसिन है, क्योंकि क्लेरिथ्रोमाइसिन क्या करता है, साइटोक्रोम P53 जो हमारे पास P55 जो हमारे पास एंजाइम्स थे ना माइटोकॉन्ड्रिया में,
उनको ये इनहिबिट करता है। जब वो एंजाइम इनहिबिट होंगे, क्योंकि उन्हीं एंजाइम ने वारफेरिन को मेटाबोलाइज करना था, तो ये उस एंजाइम का इनहिबिटर है। तो फिर क्या है, वारफेरिन मेटाबोलाइज नहीं होगा, वारफेरिन एक्यूमुलेट होगा, तो वो क्या है, INR को मज़ीद बढ़ा देगा, 5 तक ले जाएगा। ठीक है। इन डायबिटीज़ इंस्पायर्स द करेक्ट पैरामीटर वुड बी, डायबिटीज़ इंस्पायर्स में क्या है, ज़्यादा वाटर निकलेगा तो यूरिन ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज यूरिन ऑस्मोलरिटी है। ठीक है, डाइल्यूट यूरिन है मतलब। मैप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मीन आर्टिकल प्रेशर का पूछ रहा है, कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे ये डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस होता है। ये रट्टे वाली चीज़ें बायोस्टैट के ना रट लें। ये देखें यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये सारी चीज़ें हुई, ये रट लें अच्छी तरह। विच एंटी HIV ड्रग काजेज पैंक्रियाटाइटिस एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो ये डायडिनोसिन था ना। डायडिनोसिन क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी काज करता है, पैंक्रियाटाइटिस भी। ठीक है, PP डायडिनोसिन काज करता है। विच टाइप ऑफ लॉस अकर ड्यू टू लीजन एट पोस्ट सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस सेंसरी एरिया था। ठीक है, अगर प्री होता तो मोटर एरिया। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज रिलेटेड टू, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आता है, उसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है प्लस टाइडल वॉल्यूम आता है। अच्छा, ये अभी अगर आपको नहीं आता, ये मैं समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास 4 वॉल्यूम थे और 4 कैपेसिटीज़ थे। ठीक है, पहले वॉल्यूम पढ़ते हैं। सबसे पहला वॉल्यूम था, ये फॉर एग्जांपल लाइन है, इसके ऊपर ये इतना। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, टाइटल वॉल्यूम फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये टाइटल वॉल्यूम है और इसका हमारे पास वो कितना था, 500 ml होता था। ठीक है, नॉर्मली टाइटल वॉल्यूम। अच्छा, फिर ये क्या है, नॉर्मल इंस्पायरेशन है। नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान जितना एयर अंदर जाता है उसको टाइटल वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा, अभी अगर आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे, ठीक है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे तो किस तरह होगा, नॉर्मल जितना लिया था वो तो होगा, इसके अलावा मज़ीद भी हमारे पास आएगा। ठीक है, मज़ीद भी इंस्पायर कर सकेंगे। तो ये मज़ीद यहाँ से लेके, मतलब इस लेवल से लेके ये जो ऊपर वाला है, तो इसको हम फिर नाम देते हैं क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। अच्छा, फिर क्या है, अगर हम लोग क्या है, फुल फोर्सफुली एयर लेते हैं, बल्कि उसको आप छोड़ दें, अभी क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ये जो टाइटल वॉल्यूम है ना, इतना सांस हमने अंदर लिया था उतना ही हमने वापस निकाल दिया। ठीक है, 500 ml, तो ये टाइटल वॉल्यूम है। कभी अगर अगर आप क्या है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें, अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो आप ये टाइटल वॉल्यूम से भी नीचे हमारे पास मज़ीद भी है ना, ये भी आपने हमारे पास वो किया। फॉर एग्जांपल इधर से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइटल वॉल्यूम वाला है वो तो आपने क्या है, ये क्या है, आपने नॉर्मल इनहेल किया, उसके बाद ये वापस नॉर्मल एक्सहेल, उसके बाद मज़ीद एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, मज़ीद जो एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, एयर को, तो वो उसको हम नाम देते हैं क्या, ये वाला जो हो गया, इसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान जो होता है। अच्छा, उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद हमारे पास कुछ एयर मज़ीद भी रह गया लंग्स के अंदर, उसको फिर हम नाम देते हैं क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, इसकी वैल्यू है 1200 ml है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 1100 ml होता है। टाइटल वॉल्यूम 500 था और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 3000 ml या 3 लीटर। ठीक है, अब 4 वॉल्यूम हो गए। टाइटल वॉल्यूम का मतलब नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन के दौरान जितना हम लोग क्या है, इंस्पायर करते हैं या निकालते हैं एयर, उसको कहते हैं क्या, टाइटल वॉल्यूम। और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान जितना हमारे पास एयर निकलता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर विल बी कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, वो 1100 है। अच्छा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर टाइटल वॉल्यूम विल बी कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 3000 ml है। अब ये 4 वॉल्यूम हो गए। अब 4 कैपेसिटीज़ होते हैं। इन कैपेसिटीज़ में आपने क्या करना होता है, 2 वॉल्यूम्स को क्या करना होता है, कम से कम 2 वॉल्यूम को आपस में सम करना होता है, कलेक्ट करना होता है। तो अब ये देखें, टाइटल वॉल्यूम है, नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम। ठीक है, जो कि यहाँ तक है ना, यहाँ है, यहाँ पर यहाँ तक है ना, तो ये नॉर्मल जो टाइटल वॉल्यूम है, उसके साथ आप ऐड कर दें क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ना, तो फिर वो क्या होगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो टाइटल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो गया। अच्छा, कुशिंग सिंड्रोम रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम क्या है, एड्रिनल एडेनोमा की वजह से होता है ना, जाहिर सी बात है, एड्रिनल एडेनोमा ज़्यादा कार्टिसोल प्रोड्यूस करेगा तो कुशिंग सिंड्रोम होगा। न्यूक्लियस ऑफ स्लेव, कौन सा न्यूक्लियस है, रेफी मैग्नी न्यूक्लियस है। पेशेंट वाज टेकन वारफेरिन आफ्टर मॉनिटरिंग INR 2 to 3 है। ठीक है, वारफेरिन ले रहे हैं और मॉनिटरिंग के बाद INR 2 to 3 है, नॉर्मल रेंज में है। बट देन पेशेंट टुक अनदर ड्रग, फिर पेशेंट कोई और ड्रग लेता है फॉर चेस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ड्यू टू विच INR इंक्रीज टू 5 है। तो वो कौन सा ड्रग है चेस्ट इन्फेक्शन के लिए जो इसने लिया है, तो वो क्लेरिथ्रोमाइसिन है। क्योंकि क्लेरिथ्रोमाइसिन क्या करता है, साइटोक्रोम P53 जो हमारे पास, P55 जो हमारे पास एंजाइम्स थे ना माइटोकॉन्ड्रिया में,
उनको ये इनहिबिट करता है। जब वो एंजाइम इनहिबिट होंगे, क्योंकि उन्हीं एंजाइम ने वारफेरिन को मेटाबोलाइज करना था, तो ये उस एंजाइम का इनहिबिटर है। तो फिर क्या है, वारफेरिन मेटाबोलाइज नहीं होगा, वारफेरिन एक्यूमुलेट होगा, तो वो क्या है, INR को मज़ीद बढ़ा देगा, 5 तक ले जाएगा। ठीक है। इन डायबिटीज़ इंस्पायर्स द करेक्ट पैरामीटर वुड बी, डायबिटीज़ इंस्पायर्स में क्या है, ज़्यादा वाटर निकलेगा तो यूरिन ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज यूरिन ऑस्मोलरिटी है। ठीक है, डाइल्यूट यूरिन है मतलब। मैप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मीन आर्टिकल प्रेशर का पूछ रहा है। कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे ये डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस होता है। ये रट्टे वाली चीज़ें बायोस्टैट के ना रट रहे, ये देखें यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये सारी चीज़ें हुई, ये रट लें अच्छी तरह। विच एंटी HIV ड्रग काजेज पेंक्रियाटाइटिस एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो ये डायडिनोसिन था ना। डायडिनोसिन क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी काज करता है, पेंक्रियाटाइटिस भी। ठीक है, PP डायडिनोसिन काज करता है। विच टाइप ऑफ लॉस अकर ड्यू टू लीजन एट पोस्ट सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस सेंसरी एरिया था। ठीक है, अगर प्री होता तो मोटर एरिया। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज़ रिलेटेड टू, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आता है, उसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है प्लस टाइडल वॉल्यूम आता है। अच्छा, ये अभी अगर आपको नहीं आता, ये मैं समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास 4 वॉल्यूम थे और 4 कैपेसिटीज़ थे। ठीक है, पहले वॉल्यूम पढ़ते हैं। सबसे पहला वॉल्यूम था, ये फॉर एग्जांपल लाइन है, इसके ऊपर ये इतना। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम है और इसका हमारे पास वो कितना था, 500 ml होता था। ठीक है, नॉर्मली टाइटल वॉल्यूम। अच्छा, फिर ये क्या है, नॉर्मल इंस्पायरेशन है। नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान जितना एयर अंदर जाता है उसको टाइटल वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा, अभी अगर आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे, ठीक है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे तो किस तरह होगा, नॉर्मल जितना लिया था वो तो होगा, इसके अलावा मज़ीद भी हमारे पास आएगा। ठीक है, मज़ीद भी इंस्पायर कर सकेंगे। तो ये मज़ीद यहाँ से लेके, मतलब इस लेवल से लेके ये जो ऊपर वाला है, तो इसको हम फिर नाम देते हैं क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। अच्छा, फिर क्या है, अगर हम लोग क्या है, फुल फोर्सफुली एयर लेते हैं, बल्कि उसको आप छोड़ दें, अभी क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ये जो टाइटल वॉल्यूम है ना, इतना सांस हमने अंदर लिया था उतना ही हमने वापस निकाल दिया। ठीक है, 500 ml, तो ये टाइटल वॉल्यूम है। कभी अगर आप क्या है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें, अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो आप ये टाइटल वॉल्यूम से भी नीचे हमारे पास मज़ीद भी है ना, ये भी आपने हमारे पास वो किया। फॉर एग्जांपल इधर से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइटल वॉल्यूम वाला है वो तो आपने क्या है, ये क्या है, आपने नॉर्मल इनहेल किया, उसके बाद ये वापस नॉर्मल एक्सहेल, उसके बाद मज़ीद एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, मज़ीद जो एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, एयर को, तो वो उसको हम नाम देते हैं क्या, ये वाला जो हो गया इसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान जो होता है। अच्छा, उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद हमारे पास कुछ एयर मज़ीद भी रह गया लंग्स के अंदर, उसको फिर हम नाम देते हैं क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है इसकी वैल्यू है 1200 ml है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 1100 ml होता है। टाइटल वॉल्यूम 500 था और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 3000 ml या 3 लीटर। ठीक है, अब 4 वॉल्यूम हो गए। टाइटल वॉल्यूम का मतलब नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन के दौरान जितना हम लोग क्या है, इंस्पायर करते हैं या निकालते हैं एयर, उसको कहते हैं क्या, टाइटल वॉल्यूम। और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान जितना हमारे पास एयर निकलता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर विल बी कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, वो 1100 है। अच्छा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर टाइटल वॉल्यूम विल बी कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 3000 ml है। अब ये 4 वॉल्यूम हो गए। अब 4 कैपेसिटीज़ होते हैं। इन कैपेसिटीज़ में आपने क्या करना होता है, 2 वॉल्यूम्स को क्या करना होता है, कम से कम 2 वॉल्यूम को आपस में सम करना होता है, कलेक्ट करना होता है। तो अब ये देखें, टाइटल वॉल्यूम है नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम। ठीक है, जो कि यहाँ तक है ना, यहाँ है, यहाँ पर यहाँ तक है ना, तो ये नॉर्मल जो टाइटल वॉल्यूम है उसके साथ आप ऐड कर दें क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ना, तो फिर वो क्या होगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो टाइटल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो गया,